दोस्तों, एक सवाल तो आपके मन में भी कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा कि आखिरकार हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति पैसा कैसे कमाते हैं। और हमारे देश में सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करें तो मुकेश अंबानी जी का नाम पहले नंबर पर निकल कर आता है। तो क्या मुकेश अंबानी जी के पास कोई सोने की खान है जिससे वो पैसा बनाते हैं, या फिर उनके पास कोई नोट छापने की मशीन है जिससे वो लगातार नोट छापते रहते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का सबसे अमीर आदमी आखिरकार पैसा कमा कैसे रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मुकेश अंबानी जी के बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनसे उन्हें मोटी कमाई होती है। तो मैं उन दोस्तों से कहना चाहूँगा, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मुकेश अंबानी जी एक बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस से उन्हें काफ़ी अच्छी कमाई होती भी है, तभी तो उन्हें भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंबानी जी का ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा कमाई होती है, या यूँ कह लो कि उनकी कौन सी ऐसी सोने की खान है जिसका रेवेन्यू उनके सभी बिजनेसों में से सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों, आज हम आपके सामने अंबानी जी के इसी राज को खोलेंगे कि वो आखिरकार इतना ज़्यादा पैसा कमा कैसे रहे हैं, और अंबानी जी का वह कौन सा बिजनेस है जिसका रेवेन्यू उनके सभी बिजनेसों में से सबसे अधिक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। दोस्तों, मुकेश अंबानी असली ज़िंदगी के रॉकी भाई हैं। रॉकी भाई के पास जैसे केजीएफ था सोने की खान जहां से उसे खूब पैसा आता था, वैसी ही एक सोने की खान या फिर बोलूं पैसों का कुआं मुकेश अंबानी जी के पास भी है। लेकिन वो कौन सा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इंडिया की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी रिलायंस, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी रिलायंस, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस। अरे, इतनी बड़ी कंपनी के बारे में आखिरकार आप जानते क्या हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि रिलायंस आखिर पैसा कैसे कमाती है, मुकेश अंबानी जी पैसा कैसे कमाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अंबानी जी के पास जो सोने की खान या पैसों का कुआं है ना, वो इतना बड़ा है कि ये सुबह रॉकी बाई को खरीद के शाम को बेच दें, इतना पैसा है अंबानी जी के पास। तो कौन सी है वो रिलायंस के पैसे की सोने की खान जिसके होने के कारण वो सोचते ही नहीं है पैसा खर्च करने के बाद? क्योंकि उनके पास पैसे बनाने वाली सोने की खान है, और वो रिलायंस की सोने की खान है जामनगर रिफाइनरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जामनगर की रिफाइनरी इन्होंने कब लगाई थी, कैसे लगाई थी, क्यों लगाई थी, ये कैसे काम करती है, कितने पैसे कमा रही है। और जब आप ये सब जानोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा मुकेश अंबानी जी के दिमाग के बारे में कि वो आखिरकार सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो बात करते हैं असल ज़िंदगी के रॉकी भाई यानी मुकेश अंबानी जी के केजीएफ की। केजीएफ में जैसे रॉकी भाई के पास कोलार गोल्ड माइन फील्ड थी जिसमें बहुत सारी सोने की खदानें थी जिससे रॉकी भाई पैसा बनाता था, इससे भी बड़ा सेटअप रियल लाइफ में है जामनगर रिफाइनरी का। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अब आप लोग कहेंगे कि रिफाइनरी करती क्या है? तो रिफाइनरी का काम होता है जो भी क्रूड ऑयल आता है उसे प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर वो इस्तेमाल करने के काम में आता है। और जिन लोगों को क्रूड ऑयल के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि क्रूड ऑयल वो ऑयल होता है जिसे आप लोग अभी के टाइम में अपने वाहन में यूज़ करते हो, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। लेकिन क्रूड ऑयल को हम डायरेक्ट अपने वाहनों में नहीं डाल सकते, नहीं तो वाहन तुरंत खराब हो जाएगा। क्रूड ऑयल को हम कच्चा तेल भी कहते हैं, और यही क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग प्रक्रिया से गुजरने के बाद पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन जैसी फॉर्म में बदल जाता है, जिसे हम लोग अपने वाहनों को चलाने के काम में लेते हैं। तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और भी 85 तरह के केमिकल बनाने का जो काम करती है वह होती है रिफाइनरी। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी मुकेश अंबानी जी के पास है। आशा करता हूँ दोस्तों कि रिफाइनरी क्या होती है और कैसे काम करती है, और क्रूड ऑयल क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस रिफाइनरी को सेटअप करने का आइडिया मुकेश अंबानी जी को आया कैसे। दरअसल दोस्तों, ये आइडिया मुकेश अंबानी जी के पिता धीरू भाई अंबानी जी का था। उनका मानना था कि वेंडर्स पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते। अगर अपने को ग्रो करना है, अपने को सस्ता माल चाहिए, तो जो माल खरीद रहे हैं वो माल खुद ही बनाने लग जाओ। उसके लिए इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का तरीका अपनाया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, तो चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। आप लोगों को पता होगा धीरूभाई अंबानी जी ने बिमल से शुरुआत की थी जो कि कपड़ा बनाती थी। फिर उन्होंने पता किया कि कपड़ा कैसे बनता है, पता चला कपड़ा पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न से बनता है। फिर ये पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न भी खुद ही बनाने लग गए। इसके बाद इन्होंने पता किया कि ये पॉलिस्टर यार्न कैसे बनता है, तो पता चला ये पॉलीमर से बनता है, तो भैया ये पॉलीमर भी बनाने लग गए। फिर उन्होंने पता किया कि ये पॉलीमर कैसे बनता है, तो पता चला पॉलीमर पेट्रोकेमिकल से बनता है, तो ये पेट्रोकेमिकल भी बनाने लग गए। अब बोले कि पेट्रोकेमिकल में क्या होता है, तो इन्हें पता चला कि वो तो ऑयल की रिफाइनरी से आता है, तो इन्होंने रिफाइनरी भी अपनी खुद की ही लगा डाली। अब जो तरीका धीरूभाई अंबानी ने अपनाया था उसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से इन्होंने अपने काम को इतने बड़े स्तर पर फैला लिया था कि जिनसे ये कभी माल लिया करते थे, बाद में उनको ये माल बेचने लग गए। और दूसरा फ़ायदा, वेंडर्स पर डिपेंडेंसी इनकी ख़त्म हो गई।
क्योंकि अब माल लेने के लिए इन्हें कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ता था। तीसरा फायदा, इन्हें माल अब बहुत कम दामों में मिल जाता था। और सबसे बड़ी बात, क्वालिटी पर भी अब इनका पूरा कंट्रोल हो गया था। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या रिफाइनरी डालने का आइडिया सिर्फ इन्हीं को आया था, और भी तो बहुत सारे लोग थे जो इस रिफाइनरी को डाल सकते थे, फिर इन लोगों ने रिफाइनरी क्यों नहीं डाली। तो हम आपको बता दें कि रिफाइनरी डालना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी डालने में बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब इनकी जामनगर रिफाइनरी का सिर्फ फर्स्ट फेज बनकर तैयार हुआ था तो उसमें $6 बिलियन लगे थे, आज के समय के हिसाब से लगभग 50,000 करोड़। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट था उस समय के हिसाब से, और जो इसकी रिटर्न आती थी वो आती थी मात्र 6 से 8%, जबकि इसे बनाने का खर्चा ही 12% था। तो इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं थी कि ऐसा प्रोजेक्ट करे जिसका खर्चा ज्यादा हो और रिटर्न कम हो। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने कहा कि हम छोटे लेवल पर रिफाइनरी नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। हम बड़े लेवल पर रिफाइनरी बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग वैसे सस्ती पड़ेगी, प्लस हम रिफाइनरी में कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे कि लोग 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, हम 20 प्रोडक्ट बना पाएंगे। ऐसी दो चीज़ इन्होंने सोची। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी दो चीजें थी जिसके बारे में धीरूभाई अंबानी ने सोचा। लेकिन उससे पहले इनकी रिफाइनरी के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इनकी रिफाइनरी प्लांट के फेज 1 का एरिया 5,000 एकड़ में फैला हुआ था। 31 स्क्वायर किलोमीटर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। 350 मेगावाट के पावर प्लांट लगे थे, 2 केमिकल प्लांट लगे थे, 105 मील लंबी रोड बनी थी, 3,000 फैमिली के रहने की जगह बनाई थी, एक खारे पानी को नॉर्मल पानी में कन्वर्ट करने का प्लांट लगा था, एक आईटी नेटवर्क बना था जिसमें 2,500 टर्मिनल जोड़े जा सकते थे और 200 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल बनी थी। और ये सारा काम इन्होंने 1999 में किया था। और उनकी रिफाइनरी के फेज 1 को बनने में 3 साल का समय लगा था। और उस समय वर्ल्ड में बाकी रिफाइनरी लगाने में जो लागत आती थी उस कुल लागत की मात्र 40% लागत में अंबानी जी ने अपनी रिफाइनरी का फर्स्ट फेज बना लिया था। अब सेकंड फेज पर आते हैं। और इस रिफाइनरी का सेकंड फेज मुकेश अंबानी जी ने अकेले अपने दम पर बनाया था, क्योंकि इनके पिताजी तब तक एक्सपायर हो चुके थे और दोनों भाइयों में आपस में बंटवारा भी हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी मुकेश अंबानी जी ने हार नहीं मानी और इस रिफाइनरी के सेकंड फेज को बनाया। सेकंड फेज को बनाने में 2 लाख से भी ज्यादा इंजीनियरिंग और सप्लाइंग डॉक्यूमेंट्स लगे। 1,65,000 टन कॉन्क्रीट लगा, 1,38,000 टन स्ट्रक्चर स्टील लगी, जो कि 15 आईफिल टावर के बराबर है। और तो और जो साइट बनी है उसका एरिया लंदन से भी ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, सही सुना आपने, लंदन देश से भी बड़ी साइट बनाई है मुकेश अंबानी जी ने। इस साइट पर एक टाइम में 80,000 वर्कर काम किया करते थे। साइट पर 8,000 वेल्डर, 8,000 कारपेंटर, 5,000 प्लम्बर तो हमेशा मौजूद रहते थे। और इसकी डिज़ाइन में टोटल 1 करोड़ घंटे का कंबाइंड वर्क लगा है। 18,000 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक केबल, 15,000 किलोमीटर की इंस्ट्रूमेंटल केबल, 20,000 किलोमीटर की पाइपिंग और 250 किलोमीटर की रोड बनाई है अंबानी जी ने। इतना सब जानने के बाद आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसमें मार्जिन बहुत कम है, तो ये प्रॉफिटेबल कैसे है? तो इसका जवाब है स्केल। जब कोई चीज़ इतने बड़े लेवल पर बना दोगे कि एक रिफाइनरी में 10-10 kgf समा रहे हैं, तो चीज़ों की कॉस्टिंग वैसे ही सस्ती हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप बाजार में किसी चीज़ को सिर्फ सिंगल में लेने जाते हो तो हमें वो चीज़ महंगी पड़ती है, और जब उसी चीज़ को बल्क क्वांटिटी में खरीदा जाता है तो उस चीज़ की कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है अंबानी जी ने। दूसरा है एफिशिएंसी। जहां नॉर्मल रिफाइनरी का वेस्ट 5% के आसपास होता है, वहीं इनकी जामनगर रिफाइनरी में वेस्ट होता है 0.20%। आधा मार्जिन तो यहीं निकाल लिया इन्होंने। तीसरी बात, कौन सी रिफाइनरी कितना बढ़िया काम करेगी ये डिपेंड करता है उसके CI पर। CI का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है कि ये रिफाइनरी कितने प्रकार के रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सकती है। अगर एक नॉर्मल CI रिफाइनरी है तो वो 50 तरह का कच्चा माल प्रोसेस कर सकती है और लगभग 20 तरह के आइटम बना सकती है। लेकिन रिलायंस कंपनी की जो रिफाइनरी है उसका CI है 21.1%, यानी रिलायंस की रिफाइनरी 170 तरीके के रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है और जिसकी वजह से वह 100 तरीकों से ज़्यादा के प्रोडक्ट बना सकती है। तो रिलायंस के पास ऑप्शन है। मान लो जब मार्केट में क्रूड ऑयल आया $50 का, तो $50 के ऑयल को तो ये छोटी रिफाइनरी भी प्रोसेस कर सकती है, लेकिन जो $20 का बिल्कुल कबाड़ माल होता है उसको हर कोई रिफाइनरी प्रोसेस नहीं कर सकती। लेकिन रिलायंस कहता है कि मैं कर दूंगा। वो गंदे से गंदे मटेरियल को प्रोसेस कर देता है। तो एक तो रिलायंस सस्ते से सस्ता मटेरियल प्रोसेस करता है, प्लस दुनिया भर के आइटम बना सकता है और जिसकी कॉस्टिंग भी सस्ती होती है। तो कैसे नहीं कमाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के 2022 के सिर्फ एक क्वार्टर की बात करूं, यानी जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक की, तो इस 3 महीने के एक क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 13,656 करोड़। अगर पर डे का हिसाब लगाया जाए तो बैठता है 151 करोड़ पर डे रिलायंस इंडस्ट्री ने कमाया था। जहां पर रिलायंस की रिफाइनरी की कॉम्प्लेक्सिटी है 21.1%, वहीं पर अगर अदर रिफाइनरीज की बात करें तो भारत पेट्रोलियम की कॉम्प्लेक्सिटी है 10%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है 12%, इंडियन ऑयल की है 12.2%,
एस्सार ऑयल रिफाइनरी की है 11.8%। भारत के अंदर जितनी भी रिफाइनरी है उन सभी की तुलना में डबल लेवल पर है रिलायंस की रिफाइनरी, इसलिए बाकी रिफाइनरी की तुलना में पर बैरल पर $4 एक्स्ट्रा का प्रीमियम लेते हैं अंबानी जी। इसलिए अंबानी जी ने अपनी रिफाइनरी को इतना बड़ा बनाया था ताकि एक तो इसे बनाने में कॉस्ट कम आए, दूसरा वेस्टेज कम हो, और तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सके। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि इनके लेवल की रिफाइनरी किसी के पास है ही नहीं। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अगर अंबानी जी चाहें तो इंडिया का ही क्या, पूरे वर्ल्ड का क्रूड ऑयल प्रोसेस करके भेज दें। आशा करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे अंबानी जी के दिमाग को कि क्यों उन्होंने मार्जिन कम होने के बावजूद भी रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट को इतने बड़े लेवल पर पूरा किया था। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी अंबानी जी बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल में अब वो बात नहीं रही। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन आ रहा है वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल की डिमांड कम होगी, तो धीरे धीरे पूरे जामनगर रिफाइनरी को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है कि अब पेट्रोल डीजल को तो धीरे धीरे कम करते करते प्रोसेस करना ही बंद कर रहे हैं। सिर्फ केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज में काम आते हैं और जिनमें मार्जिन इन पेट्रोल डीजल से भी डबल है वही चीजें बनाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा गेम अंबानी जी के दिमाग का। और अब इसमें सीखने वाली बात क्या है वो जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 8 से 10 सालों के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन चलेगा, लेकिन अंबानी जी की दूरदर्शिता को देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन तो 8 से 10 सालों बाद चलेगा, लेकिन उसकी तैयारी आज से कर रहे हैं हमारे अंबानी जी। इसके विपरीत अब आपको एक नॉर्मल पर्सन की सोच बताते हैं। जब मुसीबत बिल्कुल सर पर आ जाती है वो तब उसका हल ढूंढने के लिए निकलता है। तो यही फर्क है अंबानी जी की सोच में और एक आम नागरिक की सोच में, और इसी सोच के कारण आज अंबानी जी इस मुकाम पर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। धन्यवाद।